Okay, ladies and gentlemen, welcome and thank you so much for joining today's session. I hope you find it extremely interesting. So to start off with, Mr. Ahmed just gave my background. He did an excellent job. He always does. So thank you, Mr. Ahmed, for that. I want to just quickly talk a little bit about DHA Sufa University. I have been affiliated with DHA Sufa University over the last 5 years or so. The university is a relatively young university. It was formed in 2012, and it is one of the fastest growing universities in Pakistan. And we offer basically management sciences, engineering, and computer sciences. Our university is HEC recognized, and we are accredited by the national academic regulatory bodies. Okay, now can you please make the screen bigger? Thank you. I would like you all to have a look at this slide. And what do you see over here? अच्छा, इधर अगर आप देखिए slide के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? दो bowls हैं. एक बोल के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं और वो खाना उस बोल के अंदर एक लिमिटेड है और वो सारी मछलियां जो है ना उस खाने के लिए लड़ रही हैं और जगह भी तंग है. और अब आप देखिए कि एक मछली जो है उसमें से जंप मार के अपनी ताकत से दूसरे बोल में जाने की कोशिश कर रही है और दूसरे बोल में अगर वो पहुंच गई तो क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, वहां बहुत खाना है, वो मछली आराम से तैर सकती है and all of that. So what does this have to do with business? Actually 2014 के अंदर INSEAD के 2 प्रोफेसर्स ने इसके बारे में बात करी और उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई जिसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. वो ये कह रहे हैं कि आजकल की जो बिजनेसेस हैं अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो उनको ये जो एक इंडस्ट्री है जो जहाँ जो पहला जो बोल है जहाँ सारी मछलियां लड़ रही हैं ये एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है. यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं छोटे छोटा अपना शेयर लेने की कोशिश कर रही हैं. वो ये कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है आजकल की दुनिया में यू हैव टू बी लाइक दैट फिश दैट्स जंप्ड इनटू द अदर बोल. आपको अपने लिए एक ब्लू ओशन बनाना होगा, अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा, अपने आप को फर्क बनाना होगा. और कैसे आप अगर ये आप करेंगे तो आप अपने आप के लिए एक नया मार्केट बना लेंगे, नई डिमांड बना लेंगे. यू विल क्रिएट अ न्यू मार्केट और लो कॉस्ट सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करेंगे मार्केट के अंदर. अच्छा जी, आज की जो मैं आपको बताऊंगी, आज जो आप लोग आए हैं मैं एक्चुअली आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी और ये 2 कहानियां रियल कहानियां हैं एंड दे आर दिस मछली दैट इज जंप्ड इन एंड क्रिएटेड अ न्यू मार्केट. ये दोनों आदमियों ने यही किया है, ये सच्ची कहानियां हैं और ये जो कहानियां दोनों मैं आपको बताऊंगी ये सेल्फ मेड आदमी हैं. ये दोनों किसी अमीर खानदान से नहीं आए थे, कुछ नहीं, इन्होंने खुद ही किया है जो भी किया है. अब आप सुनिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. पहली कहानी इस आदमी के बारे में है. इस आदमी का नाम है इमानसियो ओर्टेगा. ये साहब जो थे ये पढ़े लिखे नहीं है, 14 साल की उम्र में इनको स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा, लेकिन अपनी मेहनत से 2017 में ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे और इनकी नेटवर्थ है 82.2 बिलियन. ये स्पेन के हैं. इन्होंने 46 सालों के अंदर 2220 स्टोर्स बना लिए. 88 मुल्कों में हैं ये इनकी दुकानें. इनकी दुकान का नाम है ज़ारा. बहुत लोगों ने स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन लोगों ने सुना हुआ होगा बिकॉज आई बिलीव पाकिस्तान के अंदर भी वी मैन्युफैक्चर फॉर देम. Okay, now to understand Zara की कहानी, let me take you to the world of fashion. ये देखिए, ये एक रनवे है, एक फैशन शो चल रहा है. जो कन्वेंशनल फैशन की दुनिया है वहां फैशन शोज चलते थे. जो भी बड़े बड़े डिजाइनर होते थे, गुची हो गया, लुई वुइटन हो गया, ये सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे ये फैशन शोज करते थे साल में 2 दफा.
और वो देखिए फैशन शो में मॉडल्स चलती आ रही है, लेफ्ट और राइट साइड पे देखिए क्राउड बैठा हुआ है। ये कौन लोग हैं? ये बायर्स हैं। ये बायर्स जो हैं इन डिजाइन्स को देख के डिसाइड करते थे कि हमें ये डिजाइन चाहिए है, और जब वो लिख के बता देते थे 1 साल बाद दुकानों में पहुंचते थे ये कपड़े। लेकिन अच्छा, इस ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, फैशन शो के अगले दिन WWD एक फैशन का ये न्यूज़पेपर है, ये पूरे फैशन इंडस्ट्री को बता देता है कि 1 साल बाद कौन सा फैशन आने वाला है। तो ये फैशन की गुरुज डिसाइड करते थे कि फैशन क्या होगा अगले साल के अंदर। लेकिन एक चीज जो ओर्टेगा ने नोट करी वो ये है कि ये जो महंगे कपड़े आते थे, ये जब कपड़े फाइनली 1 साल बाद दुकानों में आते थे तो ये बहुत महंगे होते थे। दुनिया के सिर्फ जो सबसे अमीर लोग हैं 1%, वो ही ये कपड़े पहन सकते थे। ओर्टेगा ने एक बहुत अहम सवाल पूछा कि क्यों, ये क्यों है कि अच्छे कपड़े जो हैं वो सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोग पहन पा रहे हैं? क्या हर औरत का नहीं चाहती कि वो अच्छे कपड़े पहने? और ये क्यों है कि 1 साल बाद क्यों दुकानों में आ रहे हैं? इतनी देर क्यों लग रही है अच्छे कपड़े पहुंचने में? सप्लाई चेन में ऐसी क्या मसला है? और ये भी उसने नोट किया कि ये सिर्फ चंद मुल्कों में पहुंचते हैं ये बहुत महंगे और खूबसूरत कपड़े। ओर्टेगा ने रियलाइज किया कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, और फिर उसने बनाया ज़ारा। और ज़ारा ने एक रेवोल्यूशन ले आया पूरे फैशन इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? ओर्टेगा ने जैसे ही देखा कि फैशन शो के अंदर, अगर कल फैशन शो के अंदर कोई चीज लुई वुइटन ने लेट्स फॉर सपोज कहा है कि 1 साल बाद ये आएगा मार्केट के अंदर, ओर्टेगा ने उसकी कॉपीज बनाई, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट की, और मार्केट में फ्लड कर दी। विदिन डेज, विदिन 3 वीक्स जो वो सारी डिजाइन्स पहुंच गए मार्केट के अंदर। That is what he did, and this is known as fast fashion. And this is a new term that was made because of Ortega and his vision. Now look at this picture. These are some of the most influential rich women in the world. Left पे है Queen Rania from Jordan. बीच में Kate Middleton. राइट पे मिशेल ओबामा। इन सारी औरतों ने क्या पहने हुआ है? ज़ारास के कपड़े। हाँ, ये आपका बहुत जबरदस्त सवाल है। I'll just tell you about it. अब ये देखिए कि ये जो अमीर औरतें हैं ये दुनिया के बेस्ट डिजाइनर्स के कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन ज़ारास इतनी अच्छी डिजाइन बना रहा है और इतनी अच्छी क्वालिटी के कि ये चूज कर रही है ज़ारा के कपड़े पहनने को। लो कॉस्ट है तो डजंट मैटर। So Zara took over the whole world. They made a revolution in the fashion world. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे किया ज़ारा ने, इन्होंने कैसे सप्लाई चेन अपनी कैसे बना ली, ये सब कुछ कैसे हुआ, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सेल्स एंड फीडबैक कैसे होती है, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, इनके सारे राज आज खोल दूंगी आपके लिए। ये देखिए हिस्ट्री ज़ारा की थोड़ी सी। अमानसियो ओर्टेगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक गांव में पैदा हुए स्पेन के अंदर, ठीक है। इनके अब्बा जो थे रेलवे में काम करते थे, अम्मा जो इनकी थी वो घर घर हाउसमेड थी। 14 साल की उम्र में इसको स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा क्योंकि घर में खाने के पैसे नहीं थे। इसके 4 बहन भाई थे। 1950 में जब ये 14 साल का था, इसने एक बुटीक में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने उसको सिखाया कि एक कमीज को कैसे काटते हैं और कैसे उसको सो करते हैं। वहां उसने तकरीबन 13 साल काम किया और छोटे छोटे जितने भी काम थे दुकान के उससे करवाए। याद रखिए इसकी कोई MBA, कोई बिजनेस की एजुकेशन नहीं है इस आदमी की, ये याद रखिएगा आप इस कहानी में। 1963 में इन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद सिर्फ $25 के साथ इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। घर बैठे बैठे ये और अपनी बीवी दोनों मिलकर सिलाई करते थे और चीजें बेचते थे। होते होते आहिस्ता आहिस्ता इनकी दुकान चलने लगी। 1975 में एक्चुअली इनकी पहली दुकान ज़ारा खुली स्पेन के अंदर,
اور پھر 1975 کے بعد 1988 آنورڈز انہوں نے گلوبلائزیشن کا شروع کر دیا اور دنیا بھر میں دکانیں بنانی شروع کر دی اور ساتھ میں ای کامرس کا بھی بزنس شروع کر دیا. 2011 سے 2015 میں he invested in some big brands, he bought high-end brands, but he also decided کہ یہ اب تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں آپریشن سے, تو ایک نئے چیئرمین کو لے آئے اور اپنا 20% شیئر ہولڈنگ بیچ دی. جب بیچی تو 2017 میں یہ دنیا کے سب سے امیر آدمی بن گئے, بل گیٹس سے بھی زیادہ امیر. اب تھوڑی سی بات میں کروں گی کہ یہ آج کل کیا کر رہے ہیں. آج کل یہ ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں اور ساتھ میں سسٹینیبلٹی کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سنتھیٹک کپڑوں سے نکل کے پیور کپڑوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں. تو آج کل یہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اچھا, لکھانی صاحب ہمیشہ بیسٹ سوال اور بیسٹ کامنٹس کرتے ہیں اور میں اب پھر ان کی بات پہ کہوں گی کہ ان کا کیا ہوا ان ڈیزائنرز کا جو سال بھر. میں آپ کو بتاؤں, میں کینتھ پول میں کام کرتی تھی نیو یارک میں, میں فیشن انڈسٹری میں نیو یارک میں میں نے کام کیا ہے, اور ایک فلور تھا ڈیزائنرز کا فلور. وہاں ایک دفعہ میں گئی, وہ بہت مشکل سے انٹری ہوتی تھی اس فلور پہ. خیر وہاں جب میں گئی تو میں نے یہ دیکھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈ بورڈز, وہاں بیٹھے بیچاری لوگ موڈ بورڈز بنا رہے تھے. ایک سال لگتا تھا ان کو انسپریشن لینے اور ڈیزائن سوچنے کے, اور ان کی کریٹیوٹی کا نچوڑ ہوتا تھا ایک فیشن ڈیزائن جو کہ یہ کیٹ واک پہ دیتے تھے. بٹ Zara said there is no rule that stops us from copying these designs. Is there? There's nothing. So as soon as it came on the catwalk, they did copy it. And not only that, they started looking کہ دنیا کی جو سب سے اسٹائلش پارٹیز ہیں اس پہ لیڈیز کیا پہنے ہوئی ہیں, کیونکہ عام عورتیں وہی پہننا چاہ رہی ہیں. ہر عورت کا شوق ہے کہ وہ دنیا کے بیسٹ کپڑے پہنے. Even men, same for men. Actually, Zara's designs for men as well. ایک 700 ڈیزائنرز ہیں Zara کے اندر. جیسے کوئی ڈیزائن آتا ہے رن وے پہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے ان 700 ڈیزائنرز کو کہ اس کی کاپی آپ نے بنانی ہے, اینڈ دے آر ایکسپرٹ ڈیزائنرز, تو وہ بناتے ہیں. ڈیلی Zara's کے ڈیزائنرز بیٹھتے ہیں, ان کا ایک اوپن فلور ہے, وہاں وہ بیٹھتے ہیں اور فیڈ بیک لیتے ہیں باقی سارے ڈپارٹمنٹ سے. اب میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں ان کے بزنس ماڈل کے بارے میں. بھائی یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ زارا کی دکان میں اگر آپ جائیں گے تو ہفتے میں 2 دفعہ نئے پروڈکٹس آئیں گے. اب آپ کسی اور فیشن کی دکان میں جائیں گے تو ہر 3 مہینے بعد نیا ڈیزائن آتا ہے. یہ ہفتے میں 2 دفعہ نیا ڈیزائن. اب ذرا سا غور فرمائیے, 88 ملکوں میں ہیں اور ہر ملک میں کسٹمائز کر رہے ہیں کہ اس ملک کے حساب سے دبئی کا فیشن الگ ہے, پیرس کا الگ ہے, اور نئی چیزیں بھیج رہے ہیں وہ ہفتے میں 2 دفعہ. عام طور پہ زارا کی دکان میں 11,000 نئے ڈیزائن آتے ہیں. 11,000. کنونشنل دکان میں 2,000 سے 4,000 نئے ڈیزائن آتے ہیں. Just look at what they are doing and they are being able to do all of this because they are highly responsive. یہ جلدی سے رسپونڈ کرتے ہیں. مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ جو بھی ہے اس کے حساب سے فٹافٹ کرتے ہیں. They do not believe in conventional marketing. یہ کسی میگزین میں اشتہار نہیں دیتے, کوئی ان کا بل بورڈ نہیں ہے, کوئی ان کا کسی نیوز چینل پہ آپ نہیں دیکھیں گے ان کا ایڈ. یہ کہتے ہیں word of mouth is the best form of marketing. سارے پیسے اپنے بچا لیتے ہیں because a lot of the other brands spend a lot of money on marketing. Okay, I'm going to, should I continue? Telling you a little bit about کہ بھائی وہ اتنی تیزی سے چیزیں بھیجتے دکانوں کے اندر, ہفتے میں 2 دفعہ بھیج رہے ہیں دکانوں کے اندر نئی چیزیں. تو کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایک چیز ہے جو آج کل سب سے سکسیسفل لوگ ہیں دنیا میں. دے ہیو سم تھنگ کالڈ ایجائل سپلائی چین. ایجائل کا کیا مطلب ہے؟ ایجائل ایسے جیسے انسان کے اندر پھرتی ہوتی ہے نا, تیزی سے ادھر سے ادھر جاتا ہے, اس طرح ایجائل. دیٹس واٹ ایجائل مینس. What they do is that they are constantly changing their supply chain. یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک ہی طرح کی چیز ہم بس بہت ساری مینوفیکچر کر رہے ہیں. They are constantly changing and they use a lot of IT, a lot of information technology تاکہ یہ جلدی سے کر سکیں. جب آپ کی ایجائل سپلائی چین ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جلدی سے چیزیں بدلتے ہیں.
ठीक है, तो क्या होता है, आपको इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है, यू मूव टुवर्ड्स जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, यू आर ऑल्सो एबल टू मैक्सिमाइज योर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज योर लीड टाइम्स, right? So these are the things that they are able to do with agile supply chain. ये slide आगे नहीं जा रही है. और जो Zoom पे है उनको slide नजर नहीं आ रही, मुझे feedback आ रहा है. Okay, let me tell you a little story over here. Now look at that gene on the right hand side. Okay, just got disappeared. Sure. Can you go back a slide? Yep, this one. All right, let's have a look at this slide over here and look at that gene on the right hand side. Now, ये जो आम तौर पे आजकल ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनती हैं, इस जीन को बनने में ग्लोबल सप्लाई चेन के हिसाब से 4 से 6 महीने लगते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो कॉटन है वो पाकिस्तान में बनता है, लेकिन ये वो कॉटन जाता है चाइना. चाइना में वो वेव होता है और वहां से बटन और जिप मिलते हैं. फिर वहां से जब वो डेनिम वेव हो चुका होता है तो वो पहुंचता है बांग्लादेश. बांग्लादेश में कट होता है और सो होता है. उसके बाद बांग्लादेश से शिप होता है अमेरिका. इस सारे प्रोसेस को 4 से 6 महीने लग जाते हैं. ज़ाराज़ ऑन द अदर हैंड सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं. किस वक्त से? जब वो डिजाइन बनाते हैं, स्केच बनता है और टिल द टाइम वो शिप होता है. क्यों? क्योंकि ज़ाराज़ की सारी मैन्युफैक्चरिंग स्पेन में है. उन्होंने दुनिया की तरफ कॉपी नहीं किया. दुनिया कह रही है ग्लोबल कर दो और ये सब, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी तरह से करेंगे. It's all in Spain. Now, 50% of the goods that are made in Zara's, 100% are made in Spain. 25% are made from Europe, करीब के जो मुल्क हैं यूरोप के, और सिर्फ 25% are being made from Asia and Africa. So it's a very different model from compared to conventional fashion industries. This is what Zara's facility looks like, manufacturing facility in Spain. इसका नाम है The Cube. It's called The Cube. और ये 5 million square feet की facility है. और मोनोरेल्स, हाई स्पीड अंडरग्राउंड मोनोरेल्स कनेक्ट करते हैं फैक्ट्रीज को, इस सेंटर को. स्टोर मैनेजर सब कुछ, दे हैव अंडरग्राउंड मोनोरेल्स. 3000 लोग इसके अंदर काम करते हैं, क्यूब के अंदर. और हर आदमी को जो यहाँ स्पेन में काम करता है उसको फी घंटा मिलता है 8 यूरोज. अगर यही फैसिलिटी चाइना में लगाई जाए तो वह सिर्फ 0.4 यूरोज मिलेगा, लगेगा. लेकिन रिमेंबर, इट्स कॉस्ट इज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग. ये स्पेन में क्योंकि इन्होंने रखा हुआ है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी, दे हैव अ क्लोज वॉच ऑन द क्वालिटी एंड दे आर सो क्विक. ज़ाराज़ एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी चलाता है, वो पोस्टपोनमेंट स्ट्रैटेजी करता है. वो ये करता है, बल्क में सफेद कपड़ा खरीदता है, bulk में, when the cost is low, and then according to the changing fashion उसको print करवाता है या dye करवाता है. So this is another thing that they use. Now look at this map. So I just showed you the cube. The cube is right there on the left hand side. That's where the manufacturing facility is, and all the goods from there are shipped to the logistics hub in Zaragoza. And from Zaragoza, the logistics hub, यहाँ से फिर दुनिया भर में ये चीजें शिप होती हैं. किस तरह भेजी जाती हैं? यूरोप के अंदर जितनी चीजें हैं वो ट्रक से जाती हैं, और जितने बाकी मुल्क में चीजें भेजी जाती हैं, लेट्स से चाइना हो गया या जापान हो गया या अमेरिका, ये एयर फ्रेट से जाती हैं. अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी बिकॉज air freight is much more expensive than shipping. But they say we are going to do that because our customers want new things in the market and we can deliver it faster. So they save money on things like marketing, and they spend money on this. They also use artificial intelligence. Last time in our last talk, we spoke about
AI and how it can be used. So let me tell you, they use AI. हर घंटे इनको नई इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, कौन सा कपड़ा बिक रहा है, क्या ज्यादा बिक रहा है, क्या कम बिक रहा है. इसको कहते हैं बिग डेटा. बहुत सारा डेटा आ रहा है उनके पास, बहुत सारा. ये सब वो फीड कर देते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, लेकिन ना सिर्फ वो ये इन्वेंट्री डेटा लेते हैं, इसके अलावा वो क्वालिटेटिव डेटा भी मांगते हैं. मतलब ये है कि जब दुकान बंद होती है ज़ारा की, तो सेल्स के जितने लोग हैं, मैनेजर उनके साथ बैठता है, पूछता है ये बताओ सेल्स रूम में क्यों नहीं चीजें बिकी आज, क्या हुआ. तो इंफॉर्मेशन मिलती है सर वो ग्रीन जो शर्ट थी वो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके बटन मसला कर रहे थे. ये फॉरन इंफॉर्मेशन जाती है डिजाइनर के पास और वो अडेप्ट करता है. इनका हाथ जो है ना कस्टमर की नब्ज के ऊपर है कि कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट डू दे वांट. AI के थ्रू AI क्या करता है, प्रेडिक्शंस बनाता है बेस्ड ऑन द बिग डेटा जो उनको हर घंटे मिल रहा है इन्वेंट्री का कि क्या बिकेगा. उनको प्रिडिक्ट तो बता देता है कि इस हमारा AI का प्रोग्राम बता देता है प्रोबेबली ये चीजें बिकेंगी, लेकिन दे डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट AI. AI की जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से ये लोग कुछ प्रोटोटाइप करके सैंपल्स बनाते हैं, फिर ये टेस्ट मार्केट करते हैं, और अगर वो टेस्ट मार्केट में चीज चल जाए then they actually produces in a bigger amount and they send it. But please mind you, कोई भी डिजाइन इनका ये नहीं होता कि कोई डिजाइन चल गया तो भाई हजारों बना दिए, नहीं. डिजाइन चलता है, ये कम क्वांटिटी में हर डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं. बिकॉज कोई औरत ये नहीं चाहती कि वो किसी पार्टी में जाए और 10 औरतें वही डिजाइन पहने हुए हो. They don't want that. Neither does a man want that either. कुर्ता पहना हुआ और सब आदमियों ने वही पहना हुआ कलर, सोचिए जरा. Not a good situation. चल जाता है, लेडीज का तो बिल्कुल नहीं चलता. So they discontinue it. Seasonal items discontinued after the season ends. Okay, so this is something that they do. एक महीने सिर्फ शेल्फ पे रहता है, महीने बाद इट्स ऑफ द शेल्फ. अच्छा, एक चीज अगर आप देखें, आप अगर कभी जाएं फ्रांस, पेरिस, and you visit a Zara store, and then you visit a store in Italy, and then you visit a store in Dubai, आप नोट करेंगे दुकानों में एक ही तरह की क्वालिटी है, म्यूजिक भी एक ही तरह का है, डिस्प्ले भी एक ही तरह है. तो वो कैसे? वो इस तरह कि इन्होंने ट्यूब के अंदर अंडरग्राउंड एक दुकान, मॉक दुकान बनाई हुई है जिसका नाम है, उसको उन्होंने बनाया, उसको कहते हैं फैशन स्ट्रीट. उस मॉक दुकान के अंदर दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट्स, विजुअल डिजाइनर्स और डिजाइनर्स को वो बुलाते हैं और कहते हैं आप हमें बताइए लाइटिंग कैसे गिरनी चाहिए कपड़े के ऊपर, कौन सा कपड़ा कहाँ रखा होना चाहिए, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, किस वॉल्यूम पे होना चाहिए. और वो डिजाइनर्स एक एक चीज लिख के बता के हर दुकान में भेजते हैं. And so all the stores have to follow that. One thing to keep in mind is that they do not franchise their stores. They keep ownership of their stores because they want to make sure that quality बहुत अच्छी हो हर दुकान की, and everybody gets a superior customer experience when they go to their stores. They use technology. Last time I visited Zara stores in America, and I want to tell you a story about America. Remember, this is a European brand. मैं अमेरिका में एक मॉल में गई और मॉल के अंदर जनाब, ये कोविड से पहले की बात है, मॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, हर जगह कोई खरीदारी नहीं हो रही थी. अमेरिकन ब्रांड्स तो बिल्कुल ही नहीं खरीदारी हो रही थी, सिर्फ ज़ारा की दुकान बाहर तक लाइन थी, बाहर तक लाइन थी. This is how successful they are. Nobody is being able to beat them right now. They use technology, like I was just mentioning. Last time I visited a Zara store, I noticed they have RFID tags लगे हुए थे. उससे ज़्यादा information मिलती है कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी नहीं. मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, ERP यूज करते हैं, ये ऑल्सो सप्लाई चेन सिमुलेशंस भी यूज करते हैं. मतलब ये कि मॉडल्स बनाए हुए हैं, उस मॉडल के अंदर अगर एक चीज भी बदलती है तो वो बता देता है सिमुलेशन कि बाकी सप्लाई चेन पे उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा. इन्वेंट्री अगर आपको बढ़ानी पड़ी तो बताएगा कि बाकी ऑपरेशंस पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बट दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर प्रोसेसेस एंड दे आर कॉन्स्टेंटली
training their people, और जब ही success इनको मिलती है. अगर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लाएंगे और ट्रेनिंग नहीं करें और अपने प्रोसेसेस इंप्रूव नहीं करें, सक्सेस इनको नहीं मिलेगी. So they do digitalization in the right way. So a quick review of Zara, and after that I'm going to give all of the audience a short assignment. So be prepared. So here's a quick review of Zara's. Let's think about why are they successful. Number one, they are customer centric. ये customer को ये सोचते हैं कि हर औरत क्या चाहती है. They are not focused on the top most amir ladies, no. They are focused on the middle class woman. They are making high fashion accessible to so many people. Next, we spoke about they have an agile supply chain. ये बहुत जल्दी से अपने आप को बदलते हैं, जो मार्केट चाहती है उसके हिसाब से. इनकी बहुत अच्छी communication है throughout their organization, and they make quick decisions. They have retail power. ये नहीं कि अपनी दुकानें किसी और को franchise करनी, अपनी retail करते हैं अपनी दुकानें अपने पास. They have excellent relationship with their customers and they focus on Kaizen. ये Japanese एक term है continuous improvement. ये नहीं कि Zara जब बहुत successful हो गई तो आराम से बैठ के कहने लगे भाई हम number one, and they are the number one, by the way, in fashion, in terms of retail, they are the number one in the world. But you know, they don't stop improving, they're continuously improving. ये उनका success का एक बहुत बड़ा राज है. Also, they do just-in-time inventory. इससे फायदा ये है कि इनकी पैसे stuck नहीं हो जाते inventory. Inventory कम रखते हैं. हर design की कम inventory होती है इनकी. So there is a fast turnover in their company of products, right? So before I move on and I talk to you about this man and his story, which is also fascinating, I want you to take a little while and just think, what inspiration can you take from Zara's? Right? You have a piece of paper over here. And I want you all have businesses. सबके पास businesses अपने हैं, right? थोड़ा सा ये सोचिए कि पाकिस्तानी manufacturers क्या सीख सकते हैं Zara से, क्या कर सकते हैं different, जो Zara successfully कर रही है. इस कहानी से कोई inspiration मिल सकती है पाकिस्तानी manufacturers को, क्या है वो? ठीक है? I want you to take a few minutes to think about that. And also think about it कि आपका जो business है, आपको एक कहानी अभी सुनी है आपने, इस कहानी के हिसाब से क्या आप कुछ फर्क कर सकते हैं अपने business में? Take a minute to think about it, have a sip of your tea while you're thinking about it, and then I will continue with yet another fascinating story. Because this is based on actual experience. This is real stuff. अब आप skills की, नासिर भाई आप skills की बात कर रहे थे. आप अगर ये ऊपर वाले इस पे देखिए, इस वाले पर देखिए, customer driven, excellent communication or quick decisions, excellent relationship. These are all marketing skills. इसका कोर्स हमारे पास तैयार है. फरहत and I can deliver that. आपके लोगों के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे. दूसरा कोर्स है काइजेन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. केपनर ट्रेगो एक है, हमने भी हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है तो हमें भी पता है वो कैसे यूज करते हैं. जापान में खुद जाके रहा हूँ. सो काइजेन की टेक्निक्स भी हम शेयर कर सकते हैं. अब ये है, बट दिस इज not the topic we are going to do it, but we have that ability to compete because इन्होंने भी international market में काम किया, मैंने भी 25 years international market में काम किया. So I've studied, खासकर फार ईस्ट में नासिर भाई मेरे बैकग्राउंड जानते हैं. So we have that ability, so we can do it. जो आपको स्किल्स की जरूरत है हम शेयर. तीसरी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. एक्चुअली हमारे जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हमारे कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ एक्चुअल हम करवा रहे हैं टास्क कि एक्चुअल इंप्रूवमेंट छोटे छोटे फैक्ट्रीज में या छोटे छोटे कैसे कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए. तो वी वुड लव टू शेयर एंड वर्क. एंड नासिर भाई हैज बीन आस्किंग मी कि ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें. सो वी कैन डू दैट काइंड ऑफ कंसल्टिंग वर्क फॉर यू इफ यू रिक्वायर आवर असिस्टेंस. थैंक यू.
بات کافی بڑی ہے میری ویسے. بات یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان جو ہے وہ جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں جو زیادہ تر جو ہے وہ ہم باہر کے برانڈس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے برانڈ ڈیولپ نہیں کیے. جب تک ہم اپنے برانڈ ڈیولپ نہیں کریں گے کسی بھی ایک ایریا پہ, مینس گارمنٹ یا لیڈیز گارمنٹ یا جو بھی, تو انٹرنیشنل لیول پہ, ناٹ لوکلی, کیونکہ لوکل تو ابھی یہ سوٹس وغیرہ یہ کافی پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو گئے ہیں, مگر یہ کہ انٹرنیشنلی جو ریکوائرمنٹ ہے گارمنٹس سے ریلیٹڈ, اس میں جو ہے جب تک ہم اپنے برانڈ نہیں بنائیں گے, جب تک کہ ہم اسے پروموٹ نہیں کریں گے, تو یہ سارے یہ جو پوری جو ایک اسٹڈی ہے یا جو پورا اس کا ایکسپیرینس زارا کا جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, مگر ہمیں اپنے برانڈس ڈیولپ کرنے ہوں گے. I think you have a great point. I think the whole thing is, do you dare to dream? Do you dare to dream? Because it all starts from a dream, right? And why do we limit ourselves? Why do we say we cannot? देखिए, this man, again मैं बात कर रही हूँ, ना कोई इतना अमीर फैमिली का, लोग कहते हैं ना बैकिंग होनी चाहिए बिजनेस करने की. $25 से इसने शुरू किया. ना स्पेन इतना कोई खास अमीर था. जिस जमाने में इसने बिजनेस शुरू किया, एक डिक्टेटरशिप थी स्पेन में और बहुत बुरे हालात थे, उससे निकल रहा था स्पेन. ना उनका मुल्क इतना अमीर था, कुछ नहीं था. So it really is about and also being thinking differently. सब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ दौड़ रही है, इसने ये कहा क्यों ना हम स्पेन में मैन्युफैक्चरिंग करें. तो बट अगेन मैं आपकी बात में आई एग्री विद यू. डू यू डेयर टू ड्रीम बिग इज द बिग क्वेश्चन. हमारे यहाँ पे जो है जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, से फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ जीन्स. पाकिस्तान प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम फाइबर टिल गारमेंट, ठीक है, मगर हम लेवाइस के लिए बना रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं, मगर हम अपना ब्रांड डेवलप नहीं कर रहे हैं. इतने बड़े बड़े हाउसेस हैं इधर, मगर दे आर वर्किंग फॉर देम. तो फोकस जो है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि हम अपने ब्रांड्स बना के, हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमारा अपना फाइबर है, हमारा अपना कॉटन है. तो मेरा मकसद ये था कि उस पे ज्यादा थोड़ा सा काम करना चाहिए. बिल्कुल वोरा साहब, ये बिल्कुल सॉरी, अच्छा ये आपके टैग, अच्छा ओके, सॉरी, ओके. No, I absolutely agree with you. This was the same situation now in Vietnam. I do a lot of work in this region. Malaysia, Indonesia. They have also realized exactly जो आप कह रहे हैं. But we need to take steps towards that. How do you build brand equity and brand awareness? इसके लिए it's not about money. It's about long-term sustainability. एक game plan लेके चलना पड़ता है. It can be done. But आइए आगे, हम साथ हैं आपके. Yep. All right. Now time for the next story, and yet another fascinating story. This time the story is about a gentleman, and I'm not being able to move my slide, please. Okay. This time the story is about this man. Name is Tadashi Yanai. Japanese आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी. आज ये जापान का सबसे अमीर आदमी है और दुनिया में 34th अमीर तरीन आदमी है. 1500 दुकानें हैं 19 कंट्रीज में. 26 साल में इसने ये सारा कुछ कर दिया. ये देखिए इनकी सेल्स और इनकी दुकानें, ये बिलियंस ऑफ येन है बाय द वे. ये इस तरह देखिए आप कैसे इनकी तरक्की हुई है. जबरदस्त, राइट? देखिए शायद आप में से कई लोगों ने यूनिक्लो का नाम नहीं सुना हुआ होगा. मैं आपको एक थोड़ी सी अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने यूनिक्लो को पहली दफा समझा, और दैट्स व्हाई आई आल्सो चोज टू टीच दिस केस स्टडी. न्यूयॉर्क में मैं 10 साल रही, और जब मैं न्यूयॉर्क गई तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लगती थी, बहुत सर्दी लगती थी. जब मैं मॉल्स गई तो मैंने देखा कि एक भी स्वेटर जो है, जो जरा गर्म था, वो $100 से कम का नहीं था. और एक सीजन में एक स्वेटर से तो काम आपका चलता नहीं है, तो बहुत महंगा मुझे लगा. और ना सिर्फ ये, मैंने देखा जो जैकेट्स थे, जो डाउन जैकेट्स जिसके अंदर भरा हुआ होता है
goose fur and all of these things, وہ تقریباً $700 سے $1000 کا جیکٹ. اوکے, بہت مہنگا. خیر میں کئی سال تھوڑی, مجھے ہمیشہ سردی لگتی رہی نیو یارک کے اندر. پھر کئی سال بعد ایک دفعہ میں جم گئی, اور جم کے اندر ایک عورت کہنے لگی, بھائی یونیکلو نے تو میری زندگی بدل دی. میں نے کہا یہ کیا کہنے لگی, بس میں ذرا کیوریس ہو گئی. جم کرنے کے بعد میں یونیکلو کی دکان میں گئی, وہ سوہو ایک جگہ ہے نیو یارک سٹی میں, وہیں میرا یوگا کا اسٹوڈیو تھا, تو میں وہاں گئی یونیکلو کی دکان کے اندر. وہاں میں نے ایک چیز دیکھی, اس کے اوپر یہ انڈر شرٹ کی ایک بنیان رکھی ہوئی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیٹ ٹیک, اور نیچے جیسے پجامہ اسی طرح کا گرم پجامہ. میں نے اٹھا لیا, کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں تھے. ساتھ میں ایک لکھا ہوا الٹرا لائٹ ڈاؤن جیکٹ, میں نے یہ بھی اٹھا لیا کیونکہ یہ بھی سستا تھا, اور میں گھر چلی گئی. اگلے دن کیا کیا میں نے, وہ پتلی سی نیچے جو ویسٹ تھی اور وہ انڈر پینٹس پہن کے میں آفس گئی. مجھے بالکل سردی نہیں لگی, میری زندگی واقعی میں بدل گئی. This was a new technology, heat tech technology, new material that had never been in the market before. اور مجھے اس عورت کی بات سمجھ میں آئی کہ اس کی زندگی کیوں بدل گئی تھی, کیونکہ میری بھی بدل گئی اس کے بعد. پھر میں نے وہ الٹرا لائٹ وول جیکٹ پہنا, اور میں نے سوچا اتنا لائٹ جیکٹ ہے, کیا سردی روکے گا, کچھ بھی نہیں. اور میری سردی, مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی اس الٹرا لائٹ جیکٹ پہننے کے بعد. اس کے بعد میں یونیکلو کی فین بن گئی. لیکن نیو یارک سٹی کے اندر ایک لہر آئی, یونیکلو کی لہر, اور جتنے میرے جاننے والے تھے سارے لوگ انہیں یونیکلو کی طرف جانا شروع کر دیا. یونیکلو کے جو تداشی ینائی ہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایک لائف ویئر برانڈ بنانا چاہتے ہیں. لائف ویئر برانڈ کیا ہے؟ لائف ویئر برانڈ, اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسٹمر کی روز کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے, کمفرٹیبل ہو جائے, لیکن بہت مہنگائی کے ساتھ نہیں, سستے داموں پہ. یہ ہائی کوالٹی چیزیں بنا رہے تھے سستے داموں میں. ان کی کیا خاصیت ہے یونیکلو کی؟ ڈیزائنز نہیں ہے, ڈیزائنز ان کے کم ہوتے ہیں اور ویرائٹی بہت ہوتی ہے کلرز میں اور کوالٹی آف مٹیریل. ان کی خاصیت ایک اور ایک ہے, R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشن. They have a functional product strategy. یہ دیکھیے جین جیکٹ سیدھے ہاتھ کے اوپر, یہ جین جیکٹ جو ہے گیپ میں $66 میں ملتا ہے. یہ ایک اور دکان ہے مٹسویا, یہ $175 کا جین جیکٹ, لیکن یونیکلو اس کو $24 میں بیچتا ہے. اتنے اچھی کوالٹی کی چیز سستے داموں میں بیچ رہا ہے, لہٰذا لوگ اس کی طرف پیچھے چلے جا رہے ہیں. پھر رائٹ, اینڈ اگین نیو یارک کے اندر بہت امیر لوگ رہتے ہیں, لیکن وہ سب بھی ان کی طرف, ان کا ڈائریکشن چینج ہو گیا. Look at these. These are the items I just told you about. Lower left hand side پہ ہے ultra warm heat tech. یہ وہ گرم بنیانے اور گرم پجامے ہیں. یہ اس سے آپ کی باڈی کو کوئی اریٹیشن نہیں ہوتی, یہ بہت لائٹ کپڑا ہے. سردیوں کا عام طور پہ کوئی بھی کپڑا ہوتا ہے وہ بہت, آپ نوٹ کریے, ہیوی ہوتا ہے. ان کے کپڑے نہیں ہیں, کہ بہت لائٹ ہیں. یہ جو وہ ہے اوپر جو پنک جیکٹ لیڈیز نے پہنا ہوا ہے, یہ پولی فلیس جیکٹ ہے ان کا. یہ 38 ملین پیسز اس کا ایک یہ جو ہے ڈیزائن کے بک چکے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے, یہ وہ ہے الٹرا لائٹ ڈاؤن جیکٹ جس کے بارے میں بات آپ سے کر رہی تھی. اس کی قیمت دیکھیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, میں نے $69 to $79. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, عام طور پہ جو جیکٹ ملتا ہے امریکہ میں $700 تک کا ملتا ہے. وہ 10th of the price. اور یہ اس طرح کا جیکٹ ہے کہ وہ دیکھیے اوپر رائٹ پہ وہ پنک بیگ نظر آ رہا ہے, آپ اس کو رول کر کے ایک بیگ میں ڈال سکتے ہیں اس جیکٹ کو, اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا. That's innovation in the material. That is what set them apart. This is a Uniqlo store. Have a look at the store. یہاں بہت زیادہ ڈیزائن نہیں ہے, آپ نوٹ کریے, لیکن ویرائٹی بہت ہے رنگوں میں
और क्वालिटी ऑफ मटेरियल के अंदर, ठीक है। सो अगेन दे आर नॉट कॉपीइंग, इनकी स्ट्रेटेजिक कॉपी करना नहीं है, ये ज़ारा की तरह बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं बना रहे, इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, ये अपना सोच रहे हैं कि क्या चलेगा। चलिए जी, तडाशी यनाई की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बताया इनकी जो ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, इनकी जो पुश्तों से चला आया था बिजनेस, वो ये था सूट बनाने का। फिर 1984 में इन्होंने जब ये बने सीईओ इसकी, तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो सूट नहीं बनाने, मुझे तो इनफॉर्मल कपड़े बनाने, और उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी बदल दिया, फैमिली बिजनेस का नाम बदल दिया। अच्छा, फिर इन्होंने जो दुकान अपनी खोली तो रोड साइड पे खोली इन्होंने अपनी पहली दुकान, ज्यादा पैसे नहीं थे इनके पास, लेकिन फिर होते होते जो पहली दुकान इनकी एक्चुअली बनी वो 1991 में बनी, यूनिक्लो की दुकान। उसके बाद जब ये इन्होंने बिजनेस अपना शुरू किया तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये चाइना के पास जाके चाइना से कहें कि मुझे एक ऑर्डर बना के दे दो, क्योंकि चाइना के साथ अगर आप डील करें तो चाइना तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी मांगता है। तो ही वर्क विद जापानीज ट्रेड हाउसेस, वो कंसाइनमेंट, वो छोटे छोटे पीसेस भी कम क्वांटिटी के भी बना के इनको दे देते थे, ऐसा वो स्टार्टेड। लेकिन 1994 में जाके इन्होंने ये इतने बड़े हो गए कि इन्होंने अपने सप्लाई चेन डायरेक्टली इन्होंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया चाइना के मैन्युफैक्चरर्स के साथ। जब इनकी पहली दुकान खुली थी 1991 में, इनका ये जो पोलर फ्लीस जैकेट थे ये चल गए थे, और ये बहुत सस्ते इन्होंने बेचे, सिर्फ $16 के बेचे थे ये पोलर फ्लीस, जो 38 मिलियन इनके बिके थे। 2000 के अंदर इन्होंने आईटी सिस्टम्स अपने बहुत बेहतर करना शुरू कर दिए, और एक चीज इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम है टकुमी। टकुमी के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। 2002 के अंदर इन्होंने हीट टेक फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया, वही हीट टेक फैब्रिक जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और 2019 के अंदर इन्होंने चाइना के अंदर एक्सपेंशन अपनी शुरू कर दी स्ट्रेटजी। अगेन दे डिड नॉट गो, हम लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले अमेरिका में एक्सपैंड करना चाहिए, यूरोप में, दे डिडंट डू दैट। व्हाई डिड टेक फर्स्ट गो टू चाइना? जापान और चाइना की तो वैसे भी हिस्टोरिकली बहुत लड़ाई रह चुकी है, बट व्हाई डिड दे चूज टू गो टू चाइना? आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दैट इन अ लिटिल व्हाइल। तो सवाल ये कि R&D और इनोवेशन कैसे करी इन्होंने? खुद ही करी क्या? खुद ही क्या इन्होंने हायर करे लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई। एक दुकान, एक कंपनी है टोरे। टोरे जो है ये स्पेशलाइज करता है लेयर फैब्रिक डेवलपमेंट के अंदर, कि खास तौर पे कि एडवांस्ड फैब्रिक को कैसे बनाना है, ठीक है ना, लेटेस्ट एडवांस फैब्रिक कैसे बनाना है। इन्होंने इनके साथ अलायंस करी। जब इन्होंने अलायंस करी, that helped them differentiate their product and bring innovative products. Now, जब आप किसी कंपनी के साथ अलायंस करते हैं, क्या हर चीज आसान होती है? बिल्कुल नहीं। टोरे ने उनके लिए मुश्किलात पैदा करी। टोरे ने कहा देखिए, ये आप हमें ना कहिए कि कभी इन्वेंट्री आपकी बढ़ेगी कभी कम होगी, हम आपको एक कांस्टेंट अमाउंट ही देंगे इन्वेंट्री का, बेचेंगे आपको थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने कहा ठीक है सर, आंखों पर, आप बस हमारे साथ काम करते रहिए। They absorb that problem and they manage their inventory. ठीक है? Now, let me talk to you about Takumi and let me talk to you a little bit about their supply chain evolution. पहले तो इन्होंने जापान में ही चीजें बनाई और जापान में ही बेची। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये ट्रेड हाउसेस होते हैं। अगर आप मिडिल साइज की बिजनेसेस हैं तो आप ट्रेड हाउस के कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ गुड्स बनवा के दे सकता है चाइना से। You do not have to wait till you are a big business to do business with China. लेकिन they wanted control of their supply chain, so then they took control of their own supply chain and they started working with China's factories डायरेक्टली। लेकिन ये उन्होंने नहीं किया कि भाई चाइना के ऊपर छोड़ दिया हर चीज, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने चाइना के अंदर जाके प्रोडक्शन हाउसेस बनाए और फिर उन्होंने अपने लोग चाइना भेजे।
कौन लोग थे? टकोनी टीम्स। टकोनी टीम्स 4 या 5 लोगों के ऊपर एक टीम बनाते थे। हर आदमी का इस टीम के अंदर तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस था मैन्युफैक्चरिंग का। ये जापानीज लोग वहां जाके फैक्ट्री के फ्लोर पर खड़े हो जाते थे और देखते थे क्या हो रहा है, एक एक पीस की क्वालिटी चेक करते थे, दिखाते थे कि ट्रेन करते थे लोगों को कि आप इसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, right? And this is how they further drove the prices down of Uniqlo's clothes through the supply chain management Takumi teams. Inventory management. Let's talk about inventory management. हर चीज, हर जो आइटम था होता है इनका, ये एक फोरकास्ट कहते हैं कि इतनी बिकनी चाहिए। अगर वो चीज ना बिके within the time that they wanted to sell, उस 2 दिन तक वेट करते हैं, उसके बाद वो उस चीज की कीमत नीचे कर देते हैं। अच्छा, सीजनल आइटम्स डिस्कंटिन्यू हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चीजें होती हैं ये थर्ड पार्टी को यूज करते हैं, ठीक है। और फाइनली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप उनकी दुकान में जाएंगे, हर सेल्स पर्सन के पास एक डिवाइस होगी, इन्वेंट्री डिवाइस, रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिवाइस। उससे क्या, जैसे मैं गई मलक्का की दुकान में, मेरे पास मुझे ये आइटम चाहिए, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। उस आदमी ने, सेल्स पर्सन ने दुकान अपनी ये डिवाइस निकाला का इस दुकान में है, तुम्हारे पास नहीं, इस दुकान में है, मैं आपके लिए बुक कर रहा हूँ अभी, आप यहाँ से फौरन वहां चली जाइए, वो होगा। They need this device themselves with Casio and Microsoft. Now I'm reaching the end. I want to give you a quick review of Uniqlo and the story and the key strengths. Number 1, innovation and R&D. Do not copy people. Think of your own strategy. Think of how you can innovate new material. This man developed a lifestyle brand again to make it affordable for everybody. And something जिससे लोगों की डे टू डे लाइफ आसान हो जाए। इन्होंने अगर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया तो ये नहीं कि किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया, अपने लोग वहां पहुंचाए, वहां खड़े रखे, चेक करने का कि क्या हो रहा है वहां। एजाइल सप्लाई चेन करी, टाइट पार्टनरशिप्स रखी सप्लायर्स के साथ, एंड अगेन दे डेयर्ड टू ड्रीम टू बिकम अ ग्लोबल ब्रांड। दे डेयर्ड टू ड्रीम। दे ऑलवेज स्टार्ट, जब कोई नई चीज करते हैं ना, ये शुरू से कर दिया, पहले आउटसोर्स कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, फिर इनहाउस लेकर आते हैं। ये काइज़न, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में अगेन दे बिलीव, ये नहीं कि कर लिया तो बस कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, दे डोंट वांट कि 100% चाइना में प्रोडक्शन रखें। 2008 में उन्होंने कहा 1/3 प्रोडक्शन बांग्लादेश और वियतनाम में भेजी, और ये जब इन्होंने ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया, अगेन आउटसोर्सिंग से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा और इनसोर्स किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड in this presentation. When they decided to expand, they did not expand to Europe and to America. They expanded first to Asia. Why? Because दुनिया के अंदर इस वक्त जो मिडिल क्लास है, सबसे बड़ी मिडिल क्लास है चाइना और इंडिया के अंदर। उसकी पूरी जो रिटेल मार्केट है वो $340 बिलियन की मार्केट है। इस वक्त वेस्टर्न ब्रांड्स अपने मुल्कों में दुकानें कम करके एशिया, चाइना के अंदर दुकानें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ब्रांड्स जैसे स्टारबक्स देखें, जैसे और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गैप देखें, वो अपने मुल्कों में दुकानें कम करके किसी न किसी तरह चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज अ फैलेसी दैट वी हैव। इफ यू डोंट नो दिस इंफॉर्मेशन, you will always just keep looking in the direction of the west. The direction may be much better in the east. 2 decades तक, 20 साल तक इन्होंने पहले एशिया के अंदर एक्सपैंड किया, उसके बाद जब उनको सक्सेस मिली फिर वो वेस्ट की तरफ गए। 2 decades के बाद इनकी सप्लाई चेन
एक्सीलेंट काम कर रही थी, जब ये वेस्ट की तरफ गए इनको कोई सप्लाई चेन की प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ये गए तो उन्होंने कहा अब हम पहुंचे हैं अमेरिका, अब हमें 100 बिलियन येन का बिजनेस चाहिए यहाँ से। थोड़ी सी चेंजेस उनको करनी पड़ी साइजेस की। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली अमेरिका के लोग बड़े हैं साइज में, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेसमैन, राइट? Very, very important. This is the last slide of my presentation. And the only reason this is a very complicated looking slide, but I want to, मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये दिखाई है कि आमतौर पे किसी भी सप्लाई चेन के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट की जगह नहीं होती है, इन्होंने रखी है। सबसे पहला स्टेप इनका सप्लाई चेन के अंदर, अगर आप देखें ऊपर से नीचे एक एरो नीचे आ रहा है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये है इनका राज। And with that, I come to the end of today's presentation, and this is the contact information of mine. If you, and by the way, मैंने ये दोनों के ऊपर मैंने मेरा YouTube का चैनल है, और इसके ऊपर बहुत फरहत उमर के नाम से, अगर आप यू कैन लुक अप माय YouTube चैनल, और मैं इनके ऊपर केस स्टडीज और डिटेल के अंदर हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए यूनिक्लो के ऊपर या इसके ऊपर ज़ारा के ऊपर, दीज आर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडीज जिससे मैंने इंफॉर्मेशन ली है, एंड आई हैव सप्लीमेंटेड इट विद my research as well. So with that I come to a conclusion. ये आपको मैंने बनाई थी for you, ठीक है? जब भी आप किसी सेशन में जाते हैं, कई दफा ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सेशन आपके फायदेमंद रहे आपके लिए। तो आप जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिए कहीं सोचने के लिए। ये तो हो गया, अब आप कैसे इनसे सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? Is there something that can inspire you, that you can improve? So I want you to think about it, and I give you have a pencil, you have paper, jot it down so that you can benefit from this session. Thank you very much. Thank you, Ms. Umar, for the very wonderful presentation. अब मैं floor को open रखता हूँ for question and answer sessions, but it's a request from all the participants, even on Zoom, कि please question पूछने से पहले अपना hand raise करें and keep the question limited to 30 seconds only. Sure. Thank you. It was a good presentation by all means. My name is Wasim Wara. I am former Vice President of FPCCI. I'm a former Vice President of FPCCI. And the company that you just now mentioned is a supplier of Uniqlo. That company, I am dealing with Toray since last 15 years. I am selling their products, plastics in Pakistan. Wonderful. Yes. And the kind of philosophy that you have just told me about them, and I've learned from them, this is what they do. They basically send their people for research work. And there was a time when 3, 4, 5 Japanese used to come down to my office. Firstly, I was in Jodia Bazaar, and then I was in another building, and they would roam about with me in all the areas. Wow. Yes, in small lanes of Jodia Bazaar and all those factories, and just they were just jotting down the contents of the customers. Whatever the customer was saying, they just jotted down and nothing else. They were not interested in selling. They were not interested in prices. They were only taking notes. But that irritated me. I was sort of a man who wanted to sell something and not waste my time, because for me, selling was more important so that I can make money out of it.
Now, this is a very, very pertinent question that you have, the description of Uniqlo. Later on, when I went to various countries, Malaysia, China, and many other countries, I bought from Uniqlo. And their products which have no weight. I know I've been wearing their the undergarments, and when I go to the cold areas, maybe China and other countries, I wear those products, and they have no weight. They are very cheap. I suggest that whenever you go abroad, buy Uniqlo, because I have been using now Zara also, and I'm wearing this jacket. This is I bought from Zara. They are into fashion, and thank you very much for your presentation of the two good companies. But I would like to ask one question. Why are you representing these two companies only? Are you associated with them? Or are you just speaking on behalf of these two companies, Sure. Uniqlo and Zara? So, excellent question. I am not affiliated with them in any way whatsoever, but it's good that you asked. I am a teacher. I actually teach. And these, I found these very interesting, these two case studies. And interestingly, the reason I chose these is I have a YouTube channel. And on my channel, I have international people that watch my lectures. And these were the two case studies that the most people have watched on my YouTube channel. And I actually was having an interesting conversation with Brigadier Minhas one day, and he said, Farhad, why don't you do something? तुम्हारा YouTube इतना चल गया है, तो why don't you, talk about the case studies जो इतना लोग पसंद कर रहे हैं YouTube के ऊपर? So that is why. And then I had an interesting conversation with Sultan Saab, and we said, you know what, maybe based on this, it will give some ideas to the textile industry of Pakistan and SMEs. So that's the whole story behind it. But there's no other affiliation. I just want to qualify. DHA Sufa University has nothing to do with Zara or with Uniqlo, but there are excellent case studies, and most of you are familiar with it. So, हमें कोई commission या कोई payroll में हम लोग नहीं हैं. This is really a very unique study कि आज के दौर में nobody can imagine कि सारी प्रोडक्शन जो है वो स्पेन में कर रहे हैं. I mean दुनिया में ये नहीं होता. बिल्कुल ये यूनिक चीज है कि एक जगह पे सब चीजें मतलब more than 60-70% अगर प्रोडक्शन एक जगह पे हो तो दैट मीन्स वही है, और फिर बाय एयर सब जगह जाता है. कि बहुत यानी I never thought कि आज के दौर में ऐसा कोई होता होगा. I'm glad you opened your mind. Sir, we have a couple of questions on Zoom. First, we will take Mr. Badruddin Kakar. Assalamu alaikum. First of all, I really thank you of the FCCI. They conducted such a fruitful Kakar साहब, आपकी आवाज हमें थोड़ी आप loudly questions पूछेंगे, हमें आवाज नहीं आ रही आपकी clear. Okay, I'm speaking now. Now hopefully you will listen some clear. It's a so fruitful section from the FCCI. I really thanks to the Nasir Ayat Magu and Sheikh Sultan and other their counterparts, and the Madam Farhat who just likely present their presentation. It's so amazing for us. There is something which I also run with some business bodies in Pakistan. Recently, I am the central chairman Pakistan Floor Mill Association, as also as an executive member of PCCI also. And before that, I was engaged with the Quetta Chamber of Commerce. When we are looking between the business community and academia, the things which are missing in between, especially which I noticed in simple words, we आपको एक मैलून दिया जाता है ट्रांसपेरेंट जैसे पानी, अब उस पानी में आप कलर्स ऐड करते हैं. ये आपकी जो एकेडमिया हमें
अब जैसे महबूब साहब ने स्टार्ट में कहा कि हमें MBAs और BBAs मिल जाते हैं, अब उनकी सैलरी वो स्किल्ड, हम इसको क्यों अनस्किल्ड डिक्लेयर करते हैं? की वजह है कि क्रिएटिविटी नहीं है उन, ये क्रिएटिविटी हम कैसे लाएंगे ताकि वो उनको, अब जहाँ पे ज़ारा को हम लोगों ने स्टडी किया आपके उससे, आपकी प्रेजेंटेशन से, उससे मालूम पड़ता है कि एक बेसिक आइडिया तो उसके ऑनर के पास था, क्योंकि वो टेलरिंग के काम से वाबस्ता थे, उसने सीखा। उसके बाद अब आप जब जाते हो तो उसमें आर्टिफिशियल साइंस इस्तेमाल हुआ है, उसमें उन्होंने कि कैसे डिस्प्ले करना है, कि कैसे हम लोगों ने स्पीड अपने शेल्फ जो को चेंज करने हैं, उन्होंने कैसे लोगों के जहन से वो कहला कि हम ये हकीकतन बात, एक न्यू बात है, जो चीज़ चलते हैं लोग उसको सस्टेन रखते हैं बहुत अरसे के लिए, लेकिन वो नहीं रखते होगा तो एक नया चीज़ है। यकीनन ये वो सारी ये इन्वेंशन, ये कैरिकुलाज में इस तरह का वो लिंकेजेस की मिसिंग है। आज भी अगर आप फ्रेश जो स्टूडेंट्स फारिग होते हैं वो उस तरह इंडस्ट्री को, या इंडस्ट्री की जिसके पास एक फाउंडेशन और बेसिक हो, उसको मजीद आगे ले जाने की उसकी सलाहियत कमजोर होती है। और ये मिसिंग हमें हमेशा जो मिसिंग होता है, आपके पास नए स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़ारा ने अपने मुल्क को, जहाँ की वो ब्रांड है वहाँ पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी, उस अनएम्प्लॉयमेंट को भी उन्होंने कम किया है, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री भी रखी है, और वो आज स्पेन से वाबस्ता भी है। उसके पास कहीं पर दुनिया में ये आम कॉन्सेप्ट है, जहाँ उसको कुछ ज्यादा मिले वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री कर तो सन ऑफ द सॉइल का भी वो एक मुजाहरा कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, तो ये एकेडमिया और बिजनेस कम्युनिटी जहाँ पर उनके पास बेसिक्स हो, इसको हम कैसे लिंकेजेस कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर हम ज़ारा की केस की स्टडीज करते हैं, आप एक बिजनेसमैन एक बेसिक दे सकते हैं, बाकी सारा काम क्रिएटिविटी पे है। अब वो क्रिएटिविटी कैरिकुलाज में आपके साथ जो क्वेश्चन पूछते हैं वो उसको दे सकें। थैंक यू। तो ये इस पे अगर कोई रिप्लाई दे। Next question, we have Mr. Johnson Simon. Hello, can you hear me? We can hear you. Yes, we can. Yeah, actually, I'm the Deputy Convener for Minority Affairs for FCCI, for Islamabad Capital Office. The reason that I wanted to make a question that Pakistan is facilitating with the GSP Plus treaties in the European Union, and we are like exporting like 500 products almost, and the textiles is number one. What the Pakistan has policy for the GSP US, and I wanted to know that how and the second thing is that once the madam was like giving the presentation regarding the two companies that they have been excelled more in the textile business and all that. So what is the policy that Pakistan is holding to bringing the production houses in Pakistan and on the tier T basis as well? Can you please explain? I don't know about the production houses. Production houses पाकिस्तान के अंदर कोई आ रहे हैं, कुछ इस तरह का पूछ रहे हैं। जी जी, thank you, Mr. Simon. Actually, I am Hanif Lakhani, Vice President FCCI. The lady Farat, she is actually the lecturer on the supply chain management and all these things. As regards to the policy of Pakistan regarding the manufacturers coming into Pakistan, well, Pakistan has an open policy. Any company who wish to start their production in Pakistan, there are many incentives and facilities available for them, especially foreign companies and the companies who are more famous or their brands are known in the world. For the exact information, you can go to the website of Pakistan Investment Board website. Over there, you will know exactly what are the incentives available for foreign companies to invest in Pakistan in various areas. As you might be knowing
that many Chinese companies, they have already started their production in all over Pakistan, and all other countries, companies are also looking at this. If you are a small medium enterprise company, you can go on SMEDA website, SMEDA. This is an organization which looks after the companies who have a sale of less than a certain threshold. I don't remember exactly how many dollars, but up to $40 million. And then we have special economic zones which are coming up in Pakistan. Like at the moment, we have 3 special economic zones in Punjab. We have 2 in KPK. One is coming very soon in Sindh and Balochistan. And there will be many more coming. Over there, there are many incentives available for foreign investors. I hope I have cleared everything. Thank you. I request all the participants to please keep the questions limited to the presentation. And I request Mr. Hanif Lakhan Saab to go ahead with this question. Farad, आपका तो lecture तो हमेशा very बड़ा informative and very nice. No, it was very nice, very informative also. But I want to tell you the question I asked. What happened to those guys who sweat whole year? Or actually, I don't know they are English. Okay, they sweat a whole year. They make the designs, and Zara comes out. They make millions of pieces and they sell it. This is the exact model which Hong Kong people used to follow before in the electronics and all these things. And this was the model which Faisalabad people do with us in Karachi. We make the design, we do it, we prepare it for 6 months. It takes a minimum 6 months. Whenever our design comes out in the market, like suppose if they come out today, tonight is going to go to Faisalabad. And their supply chain has become so interesting that they have the fabric ready. They have their own embroidery department, very in the factories. So the design will go there, and after 4 days, this design will be in Iqbal market. After 4 days, okay, and after 1 week, the Sethani will be wearing the same suit that we made it wearing. Oh God! and this is the fact. I'm not exaggerating. Yeah, I think you're absolutely right. And so it's interesting. So I actually saw news channel ke upar just interestingly ke, you know, first what happened is that these big designers started complaining कि ये तो बहुत unfair है, this is very unfair and all of that. लेकिन मसला ये हुआ कि there is no international law that stops this from happening. बताता हूँ इसके बारे में भी. So then from what I know and all that I saw on CNN, actually they had a story on this, the other companies have had to increase the number of collections that they give in a year. So जहाँ 40 होते थे, now they have a lot. पहले 2 होते थे, अब 4. Now they have 4 or 5. Yes. But those other brands have not completely changed their business model. They cannot, because उनके brands हैं and they come up with these innovative designs. It's बहुत मेहनत का काम है उनका. हमको ये जो है ना ये मेरे को I will tell you one more thing. We try. We have these designs made copyrights, no? So at one time, Gulamat, Sana Safina, us, and one more another company, 4 people. Actually, it is very expensive to go to the court and ask put जैसे कि कोर्ट से ऑर्डर लो कि इनको जो है आप ये फेक को उठवाएं. तो हुआ क्या, what we did was हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए and then we had a छापा at इकबाल मार्केट. Okay. तो 3 दुकानों से कपड़ा उठवाया पुलिस वालों ने कि ये जो है ये इसका है, सना रवीना का है, ये लाखानी का है, ये इसका है. ये लेकर गए उसको, वो जो बॉर्डर मार्केट का थाना है वहां लेकर के चले गए. और वो जो दुकानदार थे वो शोर शराबा हुआ और काफी थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे बड़ा डर गए हैं. ये हुआ असर की नमाज के बाद. ठीक है जी. और इकबाल मार्केट में बहुत सारी दुकानें बंद हो गई.
मैं मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आया ना, मैं सारी दुकानें खुली हुई थी, सारा माल बिक रहा था, Interesting. सब बिक रहा था, Very interesting. टोटल वही माल। Let me give you a story in New York of what happens about this. वहाँ सोहो के अंदर एक चाइना मार्केट है और वहाँ ये होता है कि फेक डिजाइन जो है ना हैंडबैग्स के, लुई विटॉन, गुच्ची, मुझे याद है मैं एक दफा पहली दफा गुच्ची की दुकान में गई न्यूयॉर्क में, मैंने कहा मुझे ये हैंडबैग जरा दिखाइए, कितने का, सबसे सस्ता हैंडबैग दिखाइए क्योंकि मैं खुद कमाती थी पैसे, एंड they said something like $10,000 and I was just like, oh my god, I can't believe this. लेकिन चाइना टाउन अगर आप चले जाएं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर तो आपको $50 में ऐसी कॉपी मिलेगी कि बस। तो ये इन लोगों को बहुत गुस्सा आया, अमेरिका के लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पुलिस भर्ती कर दिया हर कोने पे। लेकिन अभी भी अगर आप वहाँ जाएं, एक वहाँ एजेंट्स होते हैं, वो आपको चुपके से लेके जाएं, दरवाजा खास तरीके से खटखटाते हैं, वो एक होता है स्पेशल लॉक, फिर दरवाजा खुलता है, फिर आपको जल्दी से एक चीज दे दी जाएगी और आप वहां से, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया उसको जो खरीद रहा है, यू आर पुट इन जेल नाउ। तो लोग वहां भी बहुत परेशान है इस काउंटरफिट के। बट द थिंग इज दैट यू नो Zara is doing this, and मैं हमेशा जब ये Zara का जो केस स्टडी है, ये सब हर सप्लाई चेन में पढ़ाया जा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि इनकी सप्लाई चेन इतनी अच्छी है। हर दफा मेरी क्लास में लोग कहते हैं एथिक में ये सही नहीं है, ये तो कॉपीइंग है, लेकिन चाइना ने भी यही किया है और बहुत लोग ये कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Sir, just to add one thing, आपके क्वेश्चन पे कि जो वो डिजाइनर्स है उनका भी सर अभी अच्छा ही हाल है, because I just checked and as of today the owner of Louis Vuitton is the second richest man in the world, having a net worth of $186 billion. So it's a win-win situation for both the companies, and the benefit was basically given to the consumers because now they have accessible. We'll take a question from Mr. Hamza Wine, who's connected on Zoom with us. Ji, Assalamu alaikum. This is Hamza Wine from Malaysia. I have a question for Ms. Farhad. Can you hear me, please? Yes, we can hear you. Okay. Thank you Okay. for the question. I just wanted, yes, this is a question what suggestion would you give that FPCCI to take up with their members to facilitate supply chain in AI sector for the benefit of common man, or businessman, and also to identify, products which can be given a Pakistani brand, because there are so many other things which we are, neglecting in our country, that we can produce them as a brand. So what FPCCI can do in this for this matter? Okay, so I think that's a great question. There's so much room for improvement right now, and these kind of case studies are inspirational. लेकिन FPCCI के platform पे क्या करना चाहिए? So actually, this is an interesting question. I've asked everybody to contribute to this, but if you ask me my opinion, I think it is time for the leaders of the textile industry to get together. The leaders of all top industrialists of the country to get together and to learn from such case studies, knowledge sharing experiences, and to think of strategies together and then work out together how you can actually win in the market. So I think it all starts